नमस्कार। एमसीक्यू सीरीज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉमर्स के एमसीक्यूज और टॉपिक है आज का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि इनमें से निम्न में से कौन सा एडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी। ये सभी एडवांटेजेज हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, एकल स्वामित्व के। इसको बनाने में आसानी रहती है, बहुत ज़्यादा कानूनों का पालन इसमें नहीं करना पड़ता है। ऑपरेशंस में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है क्योंकि जो लीगल कंप्लायंस है वो भी इसमें ज़्यादा उनका पालन भी नहीं करना पड़ता है। मिनिमम रेगुलेशंस और इसके रेगुलेशंस भी मिनिमम है। सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड डायरेक्ट कोई एक्ट तो है ही नहीं इसको चलाने के लिए, इसको ऑपरेशन या रेगुलेट करने के लिए। और बाकी जो रेगुलेशंस हैं आपको बिजनेस से रिलेटेड हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन आज का, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, वन मैन वन वोट। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में हर एक पर्सन एक वोट डालने का हकदार होता है, चाहे उसके पास कितने भी रुपए के शेयर हों सोसाइटी में। जबकि कंपनी के केस में वन शेयर और वन वोट का प्रिंसिपल लागू होता है। जिस पे ज़्यादा शेयर होते हैं कंपनीज के केस में वो ज़्यादा वोट डालते हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। देखिए लिमिटेड लायबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो इसके शेयर होल्डर हैं या जो इसके मेंबर हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के, इनकी लायबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उस अमाउंट तक है जितना उन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जितने का इसमें शेयर उन्होंने लिया हुआ है। अगर और ज़्यादा कोई लॉस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट है इन विच ईयर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज एनेक्टेड। किस वर्ष भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1932 में, 1932 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की फीचर कौन सा नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की फीचर नहीं है। सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, छोड़ करके एलएलपी को, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए जब तक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अलग से पूछा ना जाए तब तक बात की जाती है जनरल पार्टनरशिप की। और जनरल पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर पार्टनरशिप को बहुत बड़ा कोई लॉस हो गया, पार्टनरशिप इंस्टीट्यूशन बंद हो गई और उसके जो कर्जे हैं उनको चुकाने के लिए पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट को भी यूज किया जा सकता है, तब उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी कहलाती है। लेकिन पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसलिए बी इसका पॉइंट गलत है। बाकी इसके फीचर हैं पार्टनरशिप के। रिस्ट्रिक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हित। हित का मतलब होता है कि जो मालिकाना हित है, ओनरशिप राइट है, तो कोई भी पार्टनर बिना बाकी पार्टनर्स की सहमति के अपना हित ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ये पार्टनरशिप में प्रोविजन होता है, इसलिए ये फीचर है, रिस्ट्रिक्शन है। इम्प्लाइड एजेंसी होती है। इम्प्लाइड एजेंसी का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली चाहे कहीं पे ये बात लिखी हो या ना लिखी हो, हर एक पार्टनर अपने आप में एक एजेंट और एक मालिक की हैसियत से काम करता है। फिर है अटमोस्ट गुड फेथ, एक परम सद्विश्वास के आधार पर चलती है साझेदारी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इनमें से सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर कौन सा नहीं है यह बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, लिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बाकी फीचर्स हैं अनडिवाइडेड रिस्क है, मतलब रिस्क इसमें बढ़ती नहीं है क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसको अकेले कोई बियर करनी पड़ेगी सारी रिस्क, वो बांट नहीं सकता किसी के साथ। सिंगल ओनरशिप होती है, वो अकेला ओनर होता है। वन मैन कंट्रोल रहता है, उसी का कंट्रोल रहता है सोल प्रोप्राइटर का अपने फर्म पे। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ए रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इनमें से पब्लिक सेक्टर का रोल कौन सा नहीं है।
सही जवाब है ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी। प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी डेवलप करना पब्लिक सेक्टर का रोल नहीं है। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है वो सेक्टर जिसकी ओनर पब्लिक है, जिसकी ओनर पब्लिक है, यानी कि जिसकी ओनर सरकार है। गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है उसी को पब्लिक सेक्टर बोला जाता है। तो पब्लिक सेक्टर का रोल रहता है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, इसके अलावा इकोनॉमिक पावर पे जो ओवर कंसंट्रेशन है उसकी रोकथाम करना, उस पर कंट्रोल करना, इसके अलावा एक्सपेंड करना, एक्सपोर्ट, देश के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना, ये काम होता है पब्लिक सेक्टर का। नेक्स्ट है लायबिलिटी इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के केस में लायबिलिटी कैसी होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी सत्य हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बेस्ड होती है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ये एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है। अगर ये एग्रीमेंट रिटन होता है तो रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। हालांकि ऑरल एग्रीमेंट से भी पार्टनरशिप को चलाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑप्शनल होता है, चाहे तो पार्टनर्स अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं और चाहे तो नहीं करा सकते हैं। दोनों ही केस में पार्टनरशिप वैलिड है, लीगल है। म्यूचुअल एजेंसी होती है सभी पार्टनर्स के बीच में, यानी कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं फर्म के, वो सब आपस में एक दूसरे के वो सब आपस में एज ए फर्म और पार्टनर का जो रिलेशन होता है, तो सभी पार्टनर फर्म के एजेंट की हैसियत से काम करते हैं और सभी पार्टनर फर्म के मालिक की हैसियत से भी काम करते हैं। एजेंट की हैसियत का मतलब ये होता है, एजेंसी रिलेशन उसको कहते हैं जहाँ पे एक कोई ओनर होता है और प्रिंसिपल होता है और दूसरा उसका एजेंट होता है। तो ये रिलेशन ऐसा होता है कि काम एजेंट करता है और एजेंट अगर कोई एग्रीमेंट कर देता है किसी बाहरी पार्टी के साथ, तो एजेंट के द्वारा किए गए एग्रीमेंट को पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो प्रिंसिपल पे रहती है, यानी कि मालिक पे रहती है। तो पार्टनरशिप फर्म का कोई भी पार्टनर हमेशा जब काम करता है, एग्रीमेंट करता है बाहरी लोगों के साथ, तो वो एजेंट की हैसियत से करता है। वो कोई एग्रीमेंट करता है तो पूरे पार्टनर्स की सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है उस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए। इसी को एजेंसी रिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है 410, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसमें से सोल प्रोप्राइटर की फीचर कौन सा नहीं है, यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सेपरेट एंटिटी ऑफ फर्म। फर्म की सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है और उसका प्रोप्राइटर ओनर है, इन दोनों की अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एंटिटी अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं कानून की नज़र में। क्योंकि वो दोनों एक ही हैं इसीलिए उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। जो ओनर होता है इसीलिए उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है कानून की नज़र में। बाकी जो है फीचर, ये फीचर हैं अनडिवाइडेड रिस्क रहती है, किसी के साथ बांट नहीं सकता है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन कम होता है, काफ़ी कम रहता है और अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। नेक्स्ट है इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द लायबिलिटी इज नॉर्मली लिमिटेड। किस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लायबिलिटी नॉर्मली लिमिटेड रहती है? तो नॉर्मली कंपनी के केस में जो लायबिलिटी रहती है कंपनी के शेयर होल्डर्स की, वो लिमिटेड रहती है, मतलब उनकी लायबिलिटी केवल उनके द्वारा खरीदे गए शेयर्स तक होती है। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव। कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा एक्सपेंसिव है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी। कंपनी के केस में बहुत सारे लीगल कंप्लायंस को पालन करना पड़ता है, इसलिए एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है और एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए खर्च भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है इन ए पार्टनरशिप फर्म एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज। पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर एक प्रिंसिपल भी है और साथ ही साथ, सही जवाब है ऑप्शन ए, एजेंट। हर एक पार्टनर भी है। पार्टनरशिप फर्म में प्रिंसिपल भी है, यानी कि ओनर की हैसियत से भी काम करता है और एक एजेंट की हैसियत से भी काम करता है। नेक्स्ट है मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल किस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को माना जाता है? तो इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है ऑप्शन ए, अमूल। अमूल गुजरात की एक मिल्क कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर से मिल्क खरीदती है
और गुजरात ही नहीं बल्कि देश भर और विदेशों में भी इसका जो मिल्क है वो सप्लाई होता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है पूरे इंडिया में एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है पार्टनर बाई एस्टोपेल इज। पार्टनर बाई एस्टोपेल पार्टनर्स का ही एक टाइप होता है, हालांकि ये पार्टनर होता नहीं है, ये एक विशिष्ट कंडीशन में पार्टनर होता है। तो गिवन ऑप्शन में कौन सा सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पार्टनर अंडर स्पेशल सिचुएशन। एक्चुअल में बाकी ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, ना तो ये पार्टनर कोई लिमिटेड पावर के साथ भी पार्टनर नहीं है ये, ना ही ये नॉमिनल पार्टनर होता है, ना ही ये स्लीपिंग पार्टनर होता है। पार्टनर बाई एस्टोपेल कहते किसको है? दरअसल पार्टनर बाई एस्टोपेल एक ऐसा पार्टनर होता है जो अपनी एक्टिविटीज से थर्ड पार्टीज को ऐसे बिहेव करता है जैसे वो फर्म का पार्टनर है, और वो थर्ड पार्टीज मान लो उस पर्सन पे विश्वास करके फर्म के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, और क्योंकि उस पर्सन ने खुद ऐसा बिहेवियर किया था जैसे वो पार्टनर है, तो एक तरह से थर्ड पार्टी ने उसके ऊपर विश्वास करके हमारी फर्म से कोई एग्रीमेंट कर लिया। अब किसी कारण से अगर हमारी फर्म उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर पाती है, फर्म समाप्त हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो वो पर्सन जिसने, वो थर्ड पार्टी जिसने हमारी फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है, वो ऐसे पर्सन से जिसने दिखावा किया था अपने आप को, जिसने अपने आप को प्रिटेंड किया था कि वह भी एक पार्टनर है, वो उससे हट जाने की मांग कर सकता है। तो ये पार्टनर तो है ही नहीं बिल्कुल भी, हाँ बाई एस्टोपेल हो जाता है ये, मतलब ये अब उस लायबिलिटी के लिए मना नहीं कर सकता है क्योंकि इसने खुद ने ऐसा बिहेवियर किया था जैसे ये पार्टनर है। तो केवल लायबिलिटी के केस में ये फंस सकता है, अदरवाइज ना तो इसकी कोई कैपिटल है, ना इसको कोई प्रॉफिट मिलता है, ना इसको कोई और लॉस बियर करना होता है। नेक्स्ट है एक पार्टनरशिप फर्म इज इलीगल व्हेन। एक पार्टनरशिप इलीगल हो सकती है कौन से केस में? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, एनी ऑफ द पार्टनर इज फ्रॉम एनिमी कंट्री। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लो दो देशों के लोग पार्टनर हैं और किसी देश से अचानक वार स्टार्ट हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है, तो जब दो देशों का युद्ध शुरू हो जाता है तो वो दुश्मन देश हो जाते हैं, एनिमी कंट्री। ऐसे केस में जो एनिमी कंट्री का पार्टनर है वो अलाउड नहीं होता पार्टनर रहने के लिए, तो या तो तुरंत वो पार्टनरशिप समाप्त करनी पड़ेगी, और अगर समाप्त नहीं होगी तो ऐसी पार्टनरशिप उस दिन से इलीगल मान ली जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट विद पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से पार्टनरशिप फॉर्म में कौन सी फीचर नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन जो टर्म है ये कंपनी के केस में रहती है कि कंपनी के शेयर अगर किसी पर्सन ने खरीदे हुए हैं, कल को उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों को वो शेयर मिल जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी तो उनके बच्चों को मिल जाएंगे। जब तक कंपनी चलती रहेगी ये शेयर होल्डर्स के पास रहते रहेंगे, जब तक वो स्वयं इन शेयर्स को नहीं बेचेंगे तब तक वो शेयर होल्डर बने रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो शेयर होल्डर बने रह सकते हैं। तो परपेचुअल सक्सेशन होता है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है, लगातार कंटिन्यूअस। लेकिन पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं है। अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो वारिस हैं, उसके जो बच्चे हैं, उनको उस पार्टनर की कैपिटल तो वापस मिल जाएगी, जो पैसा उसका इन्वेस्टमेंट है फर्म में वो तो मिल जाएगी, लेकिन उनको पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए ये फीचर पार्टनरशिप में नहीं होती है। बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, ये एक एग्रीमेंट से बनती है, और पार्टनरशिप एक वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन होता है। पार्टनरशिप के केस में वॉलेंट्री मतलब इच्छा से कराना होता है रजिस्ट्रेशन, चाहे तो करा सकते हैं चाहे तो नहीं भी करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन का एक डिसएडवांटेज इनमें से कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। अनलिमिटेड लायबिलिटी एक सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन का डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है इसकी वजह से जो सोल प्रोप्राइटर होता है, जो मालिक रहता है, उसके ऊपर बड़ी रिस्क बनी रहती है कि कल को अगर वो बिजनेस फेल हो गया तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बिजनेस की लायबिलिटीज को पे करने में यूज किया जा सकता है। तो ये इसके लिए ओनर के लिए एक तरह से एक डिसएडवांटेज है। बाकी इसके एडवांटेज है, ये सीक्रेसी बनी रहती है तो अच्छी बात है, ओपन नहीं होंगी इन्फॉर्मेशन तो बेटर उसको यूटिलाइज किया जा सकता है इन्फॉर्मेशन का ओनर के द्वारा। लोअर कॉस्ट होती है मैनेजमेंट की, खर्चा कम होता है, तो ये भी बेनिफिट है। नेक्स्ट देखते हैं ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। सभी, एक के लिए और एक सब के लिए, ये स्टेटमेंट लागू होता है कौन से व्यवसाय के केस में? तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ई,
कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस, कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस के केस में स्टेटमेंट सही होता है, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो एक सहयोग के भावना पे चलती है, नाम ही इनका कोऑपरेटिव होता है, कॉपरेशन की भावना होती है कि वो खोले ही इस मकसद से जाते हैं। इनका जो मकसद होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का, वो लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि इनके अपने जो मेंबर्स होते हैं उन सबके हितों को देखना होता है, हितों को सुरक्षित रखना होता है, उन सबके हित में, उन सबके बेनिफिट में काम करना होता है। इसमें समूह भावना रहती है कि सभी हर एक के लिए बेनिफिट के लिए काम करेंगे और हर एक व्यक्ति सबके बेनिफिट के लिए काम करेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस द लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज, सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में क्या होगी? तो गिवन ऑप्शन में से इनमें सही जवाब है ऑप्शन सी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप कॉमर्स के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।